शौकत खानम हॉस्पिटल, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में वाहिद कैंसर हॉस्पिटल है जो कि बिला मुआवजा लोगों को इलाज फराहम कर रहा है। और डॉक्टर फैसल से जानते हैं कि विजन मिशन शौकत खानम का क्या है और अभी जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरीक़ाकार पर इलाज किया जा रहा है, क्या उससे वो मुतमईन है, क्या वो बैनुल अक़वामी मयार को मीट करता है या नहीं, कैसे मज़ीद बेहतरी भी लाई जा सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, कैंसर जैसा मरज़ जो कि अमूमी लोग समझते हैं कि जानलेवा मरज़ है, और जब होता है तो वैसे ही मोटिवेशन लेवल या आपकी विल पावर जो है उस पेशेंट की इतनी डाउन हो जाती है कि उसे लगता है कि अब ज़िंदगी का इख्तिताम हो चुका है। अभी मौजूदा हालात में, मौजूदा दौर में आप क्या समझते हैं कि इसका इलाज किस हद तक मुमकिन है और क्या पाकिस्तान उस मयार को मीट कर रहा है? बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, कैंसर एक ऐसा लफ्ज़ है जिससे एक खौफ तारी हो जाता है, ना सिर्फ मरीज़ पे बल्कि उनके घर वालों पे भी, और ये एक पूरा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, डिप्रेशन आ जाता है। तो और उसकी वजह यह है कि ट्रेडिशनली कैंसर का इलाज जो था या मौजूद नहीं था, या मुश्किल था, या आउटकम्स जो थी जो इसमें रिज़ल्ट्स मिलते थे वो इतने अच्छे नहीं होते थे। वक्त के साथ पिछली कई दहाइयों में, 40-50 साल में आहिस्ता आहिस्ता इसमें बहुत तरक्की आई है। और चूँकि कैंसर एक बीमारी नहीं है, चंद 100 मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर्स हैं, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि बहुत कैंसर्स ऐसे हैं जो बहुत हद तक काबिल इलाज और क्योरेबल हो चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसे कैंसर्स अभी भी हैं जिनका इलाज इतना ज़बरदस्त नहीं है या इतना कामयाब नहीं है। तो तमाम तर जो कैंसर्स हैं उनके इलाज के लिए बहरकैफ़ कोशिशें जारी हैं और मुख्तलिफ़ इसमें तरीका इलाज मौजूद हैं। कुछ दवाइयों से इलाज होता है जिसको लोग कीमोथेरेपी का नाम देते हैं। इसी तरह कुछ नई दवाएं हैं जो इम्यूनोथेरेपी हैं, जो इम्यून सिस्टम को मैनिपुलेट करके इस्तेमाल होती हैं। कुछ ऐसी दवाइयाँ जो टारगेटेड थेरेपी हैं, जो कैंसर की जो खुलिया जो सेल है उसकी जो बुनियादी कुछ मैकेनिज़म्स हैं उनको करती हैं। तो ये बहुत हाईटेक में, फिर रेडिएशन शुआओं के ज़रिए, फिर ऑपरेशन सर्जिकल, और इन तमाम फील्ड्स में अपनी अपनी जगह बहुत बेहतरी और तब्दीली आई। तो आज जहाँ दुनिया बैठी है, मैं समझता हूँ कि शौकत खानम जैसा इदारा जो है इन तमाम तरीक़ा इलाज जो मौजूद हैं इनमें उन सारी ममालिक में, उन एडवांस कंट्रीज़ के साथ कंपेटिटिव है, यानी उनसे कंपेरेबल है। इसमें मेयार को बुलंद रखना और एक लगातार कोशिश करना, एक जुस्तजू होती है। यू शुड नेवर बी सेटिस्फाइड कि अब हम ठीक हैं, क्योंकि मेयार हमेशा आपसे थोड़ा सा आगे होता है और उसी को परसू और चेज़ करना चाहिए। तो इस सिलसिले में हमारी सर्टिफिकेशंस हैं जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल के ज़रिए जो मेयार को डिटरमिन करता है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी का प्रोग्राम है जिसके ज़रिए कैंसर स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन है। जो डायग्नोस्टिक हैं, जो तशख़ीसी तरीक़ाकार है, लेबॉरेटरी है, उसके ज़रिए कैप एक एक्रेडिटेशन कहलाती है। तो हम इन सारी चीज़ों में इसलिए शामिल होते हैं कि हम खुद से नहीं, एक तीसरी थर्ड पार्टी आके हमें एवेलुएट करे और फिर वो कहने के हम काबिल हों कि हाँ हम उस पर पास हुए हैं और आला लेवल। ठीक है। अच्छा, ये अब सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान में वैसे तो इस तरह के कोई इदारे नहीं हैं जो कि मुफ्त इलाज आपको फराहम करे, स्पेशली कैंसर के हवाले से। और फिर लोगों का ट्रस्ट भी अगर प्राइवेट इलाज कराना तो उस तरह से डेवलप नहीं होता। टेक्नोलॉजी उनको डाउट होता है या उन्हें इलाज के हवाले से प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं मिलती। तो बर्डन जो आता है शौकत खानम हॉस्पिटल पर वो किस हद तक है, और क्या जो फंड्स आपको मिलते हैं या जो भी चलाने के मामलात हैं इस इदारे को, वो उस बर्डन को मीट कर सकते हैं, इजीली हो जाता है मैनेज? पाकिस्तान मेरे ख्याल से फ़राख दिली में हम किसी से पीछे नहीं हैं। हमारे यहाँ ये बात तय है कि अगर एक क्रेडिबल चैरिटी हो और वो अपना काम कर रहे हो जो वो कह रहे हैं और ट्रांसपेरेंट शफाफ अंदाज से कर रहे हो, तो हमारे लोग बढ़ चढ़ के उसके सपोर्ट में कमी नहीं। लेकिन जो बर्डन है वो बहुत बड़ा है। हमारा ख्याल है कि मुल्क में तकरीबन 1,82,000 183,000 के करीब एस्टिमेट टोटल नंबर ऑफ कैंसर होते हैं जो नए कैंसर होते हैं उस साल में, और उनमें से 50,000 के करीब तो हमारे दरवाजे पे आए थे। हमारे 2 हॉस्पिटल्स हैं, लाहौर और पेशावर। लाहौर 31 साल पुराना, पेशावर तकरीबन 10 साल, और अब इंशाल्लाह इस साल के आखिर में कराची में भी हो रहा है। आपने जिक्र किया कि वाकई पाकिस्तानी जो है बड़े खुले दिल के होते हैं, स्पेशली जब फंड्स देने की बारी आती है, एंड आई टोटली एग्री विद यू। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं लेकिन फंड्स की कमी का सामना रहता है, बंद हो जाती हैं, लेकिन शौकत खानम इज़ नॉट वन ऑफ देम। तो एतमाद की इस फिज़ा को बरकरार रखने के लिए कौन से अवामिल कार फरमा रहे और क्या इंस्पिरेशन रही है आवाम की अब तक के फंड्स की जो है इतनी फरावानी है माशाल्लाह? बहुत शुक्रिया जी। हाँ, जब इदारा तामीर हुआ और जब शुरू हुआ तो बिगिनिंग में तो जो एतमाद था वो इमरान खान साहब की पर्सनैलिटी के ज़रिए था, लेकिन साथ साथ उनके जब इदारे ने अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी शुरू की, खिदमत देनी शुरू की, तो एक बहुत अहम जो एस्पेक्ट है एतमाद कायम रखने में वो ये होता है कि जो आपने वादा किया था आप करेंगे वो आप पूरा कीजिए, यानी अपना प्रोग्राम जो है उसको जारी रखें। दूसरा, इसको ऐसे तरीके से करें कि ट्रांसपेरेंटली करें,
अपनी कारकर्दगी को भी ट्रांसपेरेंट रखें और अपने जो फाइनेंशियल्स हैं ना, जो अपने माली अमूर हैं वो ट्रांसपेरेंट रखें। चुनाचे हम अपनी वेबसाइट पे डे वन से, जब से इदारा शुरू हुआ है, हर साल जो ही ऑडिटेड अकाउंट्स मुकम्मल होते हैं उसको स्कैन करके उसकी डाल देते हैं, ताकि जो डोनर है, देने वाला है, उसके दिमाग और दिल में ये तसल्ली रहे कि आप कर रहे हैं। और आखिरी आइटम, मेयार भी बुलंद रखें। और मेयार की बुलंदी जो है उसका तयन मैं नहीं कर सकता, मैं तो वहाँ काम करता हूँ। मैं वो मेयार बुलंद रखने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन उसका तयन उसकी जो सर्टेनमेंट है, उसकी सर्टिफिकेशन कोई और देगा। तो जैसे थर्ड पार्टी का हम जिक्र कर रहे थे, तो इसीलिए हम जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल का इतना जिक्र करते हैं, या कैप एक्रेडिटेशन का, कि ये वो इदारे हैं जिनका काम ही मेडिकल के इदारों को एवेलुएट करना है और उनको स्कोर करना है। और ये पूरा नहीं होता। 3 हफ्ते, मसलन JCI का जो 3 हफ्ते की पूरा प्रोसेस है, वो इतनी छोटी बारीकी में जाते हैं, बारीक तरीके से, बारीक बीनी से हर चीज़ को देखते हैं कि थोड़े दिन के लिए आपके पसीने छूटते हैं, लेकिन यही मज़ा है अच्छा काम करके फिर उसका। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ है कि यहाँ पे उन लोगों का इलाज भी किया जाता है जो साहिब इस्तेताअत है, लेकिन उनका पेड ट्रीटमेंट किया जाता है, और फिर वो लोग हैं जो साहिब इस्तेताअत नहीं है, उनका अनपेड ट्रीटमेंट होता है। तो दोनों के मयार को क्या बैलेंस रखा जाता है, जो फैसिलिटीज दी जाती है? ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, अगर आपके इदारे के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो खुद से भी अपना ट्रीटमेंट पे कर सकते हैं, सिर्फ 20% वो हैं, 80% वो हैं जिनका किसी और की सपोर्ट से हो रहा है, तो खुदा न खास्ता किसी के स्टाफ के जहन में, डॉक्टर्स नर्सेज के जहन में आ सकता है कि यार ये किसी तरह कमतर है। हमारे यहाँ जो डॉक्टर और नर्स है और जो केयर प्रोवाइडर है, उसको नहीं मालूम कि ये पेइंग पेशेंट है नहीं, स्टाफ को पता नहीं है। ओके, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, मैं भी जब अपना लॉगिन करके मरीज देख रहा हूँ तो मुझे नहीं पता कि वो पेइंग है या नहीं है। तो ये मालूमात फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है, वो जाने उनका काम है। अच्छा, एक और चीज़ है इसमें, ये भी होता है कि किस तनासुब से ट्रीट किया जाता है, और फिर दूसरा ये कि वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है कि कुछ लोग पे कर सकते हैं लेकिन वो शायद शो ना करें और वो फ्री इलाज करवाना चाह रहे हो, वो कैसे वेरीफाई होता है? पहला आपका तनासुब वाली बात कर देता हूँ। तनासुब में कम अज़ कम 75% हमारा मरीज़ जो है, कम से कम, बल्कि इससे एक्चुअली फिगर ज़्यादा है, वो फ्री ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। 20-25% लोग अपना खुद से दे रहे होते हैं, कुछ बीच में पार्शल वाले भी होते हैं थोड़े से। अच्छा, अब ये तयन कैसे करना है? तो पहला स्टेप हमारे यहाँ ये है कि हम फाइनेंशियल एवेलुएशन पहले नहीं रखते, हम मेडिकल एवेलुएशन पहले रखते हैं, ताकि ये तयन हो कि इस मर्ज़ का अव्वल ये कैंसर है या नहीं, दोम ये ऐसा कैंसर है जो काबिल इलाज है या नहीं, तीसरा इसकी कैपेसिटी हमारे पास करने की क्या है। जब आप उस स्टेप से गुजर आते हैं तो फाइनेंशियल एवेलुएशन उसके बाद होती है, और ये जांचने के लिए कि कहीं एवेलुएशन में कोई गड़बड़ ना हो रही हो, तो एक सर्टेन परसेंटेज के केसेस जो सपोर्ट पे होते हैं इदारे की तरफ से, उनकी हम फील्ड इन्वेस्टिगेशन करके रिव्यू भी कर लेते हैं, प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाती है। डॉक्टर साहब, अभी पाकिस्तानी आवाम का बहुत बड़ा कंसर्न खान साहब की सेहत के हवाले से है, उन्हें रहता है, तो मैं जानना चाहूँगी कि आप एक अरसा उनके साथ मालिज भी रहे हैं, अभी तो बहुत सारे मामला हैं कि आपकी मुलाकात भी उनसे नहीं हो सकी, अभी जो उनकी हेल्थ कंडीशंस हैं, जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच रही है, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? देखिए, जो अभी तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, वो कुछ दिन पहले मेरे साथी डॉक्टर आसिम यूसुफ ने एक बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने सारी चीज़ को एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी एक दिन जो उनके आंखों के मालिज हैं, जो उनका इलाज कर रहे हैं डॉक्टर साहिबान, उनसे उनकी गुफ्तगू हुई और उसके बारे में उन्होंने अपने जो उनको ख्यालात बताए और जो अपडेट दी वो उन्होंने सुनी, उन्होंने सवालात जवाब पूछे और उसके बाद उन्होंने बता दिया कि उन्होंने इस तरह से उनकी सेहत के बारे में हमें डिस्क्रिप्शन दी। लेकिन मसला ये आपको पता है कि वो अंग्रेज़ी की मिसल है, सीइंग इज़ बिलीविंग। अब किसी चीज़ की ज़ाती शहादत देना तो आप तभी दे सकते हैं, या ज़ाती कॉन्फिडेंस के साथ आप इंडिपेंडेंटली तभी बोल सकते हैं अगर आपने खुद देखा। तो जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मुझे तो अभी तक मुलाकात का मौका नहीं हुआ, जब इंशाल्लाह होगा तो मैं आपको वाज़ेह तरीके से बताने के काबिल हो सकूँगा कि वाकई उनकी क्या सूरत हाल, उनकी सेहत कैसी है। खान साहब बुनियादी तौर पे बड़े सेहतमंद और फिट आदमी हैं माशाल्लाह, लेकिन ज़ाहिर है कि आँख का मामला ऐसा है जो कि है भी सेंसिटिव और ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम चाहेंगे कि हमें अगर हम शामिल हों उनके इलाज में या उस टीम में, तो ज़ाहिर है कॉन्फिडेंस आ जाएगा और हमें ये बहुत सारे शकूक व शुबहात और जो परेशानी है इसको दूर करने का मौका भी मिल जाएगा। वी आर होपफुल कि आपके जो भी डाउट्स हैं वो दूर हो। ये कहेगा कि जो इतलात आई लोगों तक भी और हम तक पहुंची वो ये थी कि 80% विजन जो है वो बिल्कुल जा चुका है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको डिनाई करते रहे हुकूमती सतह पर भी, तो इस बात में कितनी सदाकत है? इस सारे बैक एंड फोर्थ को हल करने का बड़ा आसान सा तरीका है और वो यही है कि अगर जो हम उनके पुराने डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर आसिम हो जाएं या मेरा हो जाए, हम अगर
जाके देख पाएँ ट्रीटिंग टीम के साथ, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे शुकूक व शुबहात और ये जो तज़ब्ज़ब का आलम है ये दूर हो सकता है। सारी एक मीटिंग की दूरी पर है, ठीक है। अच्छा, ये भी कहिएगा अभी जो पैनल बनाया गया है उसमें जो डॉक्टर्स शामिल हैं उनकी एबिलिटीज़ पर या उनकी महारत पर आप ट्रस्ट करते हैं? महारत जी, मैं समझता हूँ कि क्वालिफिकेशन सर आंखों पे, लेकिन मसला फिर वही है कि ये ऐसा मामला, ऐसा क्वेश्चन है जिस पे बहुत सारे लोग ख्वाहिशमंद हैं कि उनको एक जिसे कहते हैं ना कॉन्फिडेंस या कंफर्ट दिलाई जा सके, और वो इसी सूरत में मुमकिन हो सकती है कि अगर वो लोग जो उनका अरसा दराज से इलाज और उनके मेडिकल मामलात को देखते हैं, बाखबर भी हैं, उनको देखते भी रहे हैं और उनका एतमाद भी उनके ऊपर रहा है, तो आसान तरीका तो इसको इसी तरह हल करने का, मैं उनकी क्वालिफिकेशन से कोई इख्तलाफ नहीं करता। यानी अभी तमाम तरह जो कंसर्न्स है वो एक मीटिंग की दूरी पर यही कहा जा सकता है। अच्छा, ये कहिएगा डॉक्टर साहब कि अभी शौकत खानम हॉस्पिटल को फंड्स देने के लिए, इस कार्य खैर का हिस्सा बनने के लिए बहुत सारे नाज़रीन अभी चाहे हमारे ख्वाहिशमंद हो सकते हैं जो पहुँचना चाह रहे होंगे इलाज के लिए भी या फिर फंड्स देने के लिए भी, तो वो कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं? क्या बिल्कुल जी, एक तो ये कि तमाम तर मालूमात जो हैं शौकत खानम की वेबसाइट पर मौजूद हैं। अगर आपने छोटी डोनेशन देनी है, ज़्यादा देनी है, बड़ी देनी है, ज़कात, अतियात, खैरात, हर तरीका कार जो है, और जो मीन्स एंड मेथड्स हैं, आपने ऑनलाइन डोनेशन करनी है, ऐप के ज़रिए, फ़ोन ऐप के ज़रिए करनी है, मोबाइल ऐप के ज़रिए करनी है, आपने चेक लिखना है, आप कैश देना चाहते हैं, आप कैंसर के मरीज़ को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो किया जाए, तमाम ये चीज़ें मौजूद हैं। और 777 से 100 रुपए की आप जैसे कहते हैं सदका तो दे ही सकते हैं, तो अपनी जेब और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक वो तमाम ज़रिए मौजूद हैं। मैं बजाय इसके कि मैं उनकी डिटेल में जाऊँ, शौकत खानम की वेबसाइट पर जाइए, देखिए, और उसमें तमाम, और उसकी मज़ेदार बात यह है कि उसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि आप जहाँ से भी उसको एक्सेस करें, जिस मुल्क से आप एक्सेस कर रहे होंगे, उधर की रेलेवेंट मालूमात आपके सामने रख दी जाएंगी। तो रब्ता करने का जो तरीक़ाकार है वो आप टेलीविजन स्क्रीन पर, हमारे नंबर भी मौजूद है, ईमेल भी मौजूद है, तो आप वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। सर, आप सब ये भी ऐड कर दीजिएगा, जो फंड्स मौसूल होते हैं शौकत खानम को, इस ऑर्गेनाइजेशन को, वो सिर्फ मुख्तस किए जाते हैं ट्रीटमेंट के हद तक, या जो बाकी अखराजात हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जो स्टाफ मौजूद है, उनकी सैलरीज है या और इंतजामी उम्र है, वो भी इसमें काउंट होते हैं? मुख्तसर ज़रा बता दें। शौकत, ये बड़ी अहम सवाल है। शौकत खानम की जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू या अर्निंग्स हैं या डोनेशंस आती हैं, वो 3-4 तरीके से हैं। पहली बात ज़कात है, जो बराह रास्त और मुकम्मल तौर पे मरीज़ के इलाज पर होती है। दूसरी डोनेशंस हैं, उसका भी ताल्लुक मरीज़ की खैरखाई या उसके इलाज या उसके ट्रीटमेंट से है। ज़ाहिर है ज़कात को हम किसी मशीन लेने के लिए नहीं खरीद सकते, लेकिन जो डोनेशन आती है उसके ज़रिए हम इक्विपमेंट भी ले सकते हैं, कंस्ट्रक्शन भी नई बिल्डिंग की कर सकते हैं, जैसे बहुत अच्छा। और उसके अलावा हॉस्पिटल की अपनी रेवेन्यू सोर्सेज भी हैं। वो क्या हैं? जो हम डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह हमारे हैं, लेबॉरेटरी कलेक्शन पॉइंट्स हैं, इनसे भी जो रेवेन्यू आती है वो हस्पताल की ही अकाउंट में आती है। चुनांचे ये सारे हमारे ओवरहेड्स हैं, ये जो दीगर अखराजात हैं ना, ये सारे हम उधर से पूरे करने के काबिल हो सकते हैं। नतीजा इसका ये है कि जो ज़कात और डोनेशंस आ रही हैं वो बराह रास्त कुल्ली तौर पे प्योरली मरीज़ की इलाज और उसकी वेलफेयर के लिए, उसके ट्रीटमेंट पर खर्च हो रहा है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ आवरी का।